मॉर्निंग सर। निर्भय। हेलो बच्चों, कैसे हैं संतान? गुड मॉर्निंग सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं संतान? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हाँ, तो रेस नंबर आपको 00 दिया था मैंने, बनाया नहीं बनाया? 1 to 15 और आंसर वगैरह भी मैंने आपको अपलोड कर दिए थे। 1 to 4 तक। 1 to 4 डिस्कस हो गया ना अपने भाई? हाँ सर, हो गए हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ आदित्य, क्या दिक्कत आ रही है आपको भाई? बोलो। ठीक है, क्लास के बाद मुझे फोन कर लेना बेटा, है ना? 2 बजे ना, 1:30 बजे बाद मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है आदित्य। सर डाउट क्लास कब से लगती है आपकी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी पहले 4 से क्लास चल रही है। जिसको भी अगर कोई डाउट वगैरह पूछना हो ना, तो रात में 9 से 10 के बीच में मुझे कॉल कर लिया करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके जो भी सर। है ना, रात में 9 से 10 के बीच में आप कॉल कर लिया करो, मैं बता दूंगा। प्रत्येक गौन मैं बाहर निकाल दूंगा, क्लास से ध्यान रखना। सर आज को बोल दीजिए सर, कोई लिंक ना भेजे। अगर भेज तो आज निकाल दीजिएगा सर उसको। तो पिछली क्लास में निकाला तो था मैंने। रोबिन सर का फोन आया मेरे पास कि सर मेरी क्लास के अंदर भी एक बच्चा है कि जो लिंक भेजता है ग्रुप शेयर करने के लिए, सर आपकी क्लास में भेजता है वो। तो रोबिन सर से मैंने बात श्राप दे दीजिएगा, उसे श्राप दे दीजिएगा। रोबिन सर ने बताया मुझे तो कि उनकी क्लास में तुम करते हो ऐसा। तो वो कहानी मेरे वाले भी मिली मुझे कि मेरे भी भेज रहा था वो। सर ऐसा श्राप दे दो सर, हो गए थे फिर से ना भेजिए सर। ठीक है, तो रेस 00 जिसके अंदर कोई आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन 1 to 15 ही दिया था मैंने आपको करने के लिए। और क्वेश्चन 1 to 15 जो है उसके अंदर या उसके बाद के जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब आपके, मैंने आपको बोल रखा है कि ऑक्सीडेशन का टॉपिक आप पढ़ें। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन का टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रेस 00 के अंदर 70% जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन के ही है। ऑक्सीडेशन के स्ट्रक्चर ही है जो 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, और कुछ एलोट्रोप के स्ट्रक्चर भी हैं। उसके आंसर भी मैंने भेज दिए, उसको धीरे धीरे आप बनाते रहो। क्वेश्चन 1 to 15 के अंदर 00 के अंदर जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैंने आंसर आपको भेज दिए। सर सर ऑक्सी एसिड जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का है टॉपिक? हाँ अच्छा।
ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या या आगे चलने बताओ? सर ऑफलाइन क्लासेस की कब से होती है? बेटा अभी हम खुद भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यस सर, क्योंकि ऑनलाइन में सर बहुत ज्यादा आगे बढ़िए सर, डिस्टरबेंस आगे है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भेजा था मैंने आपको ना ये फोल्डर 1 to 15 में, जिसको भी डाउट हो पूछ सकता है। सर नंबर 00 के बेटा कुछ स्ट्रक्चर याद भी करनी पड़ेगी इसके अंदर। सर हम्म एक दूसरी क्वेरी थी, जो हम्म। चैप्टर ऐसे 11th क्लास वो भी जो एग्जाम होगा 30 वाला, उसमें 11th क्लास के जो टॉपिक्स आने हैं सर, उनको कैसे प्रिपेयर करें? माने एलन के वो वाले नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं? तो तुम्हारे आपस में जो एलन से पढ़े हुए बच्चे उनसे ले लो ना यार, फोटो खिंचवा लो यार। सर, अभी तो कोई बच्चे से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे ऑनलाइन मीडियम में। ये भी सही बात है यार। ये बहुत बड़ा डाउट है सर, ये बहुत बड़ा डाउट है। तो अपन 30 तारीख के बाद ही कर पाएंगे इस पे तो काम, जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब यार। सर 30 तारीख वाले टेस्ट में क्या करें? कर दे रहा है सर। सर अगर तो ग्रुप करे बना क्या? देंगे तो वो तो- हेल्प कर सकते हैं। क्या? ग्रुप बना देंगे तो वो हेल्प कर सकते हैं हमें नहीं भाई 30 पूरे से नोट स्टार्ट से। हो जाएगा। तो बेटा ग्रुप जो है ना, ग्रुप जो है हम नहीं बनाएंगे, हमारे पास उसकी परमिशन नहीं है, वो एलन से ही बनेगा, ऑफिशियल ग्रुप बनेगा। अच्छा है सर। तो सर क्योंकि वही जैसे ही क्या है कि official हम ग्रुप बनवा बनाएंगे ना तो बच्चे क्या उत्पात मचाने लगते हैं, जैसे तुम यहाँ मचाते हो। ये तो दिख रहा है सर, ये दिखते हैं, यहीं पे दिखते हैं। सही कह रहे हैं सर सर। ऑफिशियल ग्रुप ही बनवा दो सर। आप तो ऑफिशियली बनवा दो मेरी सर। बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसके अंदर तुम्हारे सिलेबस आगे हो, क्या क्या सिलेबस आया उसके अंदर? सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला पूरा चैप्टर आना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सर। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नोट्स तो तुम्हारे पास होंगे यार, तुम जहां से भी पढ़ के आए हो वहां के तो होंगे। यस सर। यस सर। हाँ, तो उनको पढ़ना इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? कि उनको पढ़ना इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास कुछ तो होगा। सर एग्जाम देने जाने के लिए छुट्टी भी होगा ना बीच में तब? जी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, सर मार्च अरे में तुम पेपर होगा। अब मुझे आगे पढ़ाने दो। पिछली क्लास में भी बहुत कम पढ़ाया मैंने। रेस सर डबल जीरो थोड़ा के अंदर 1 to 15 सर आगे बढ़े, इसे डिस्टर्ब करते रहे, क्लास बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में जिसको डाउट हो बोलो। चलो आगे चलते हैं। तो पिछली क्लास में मैं आपको हीट थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा रहा था, उसको एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर अपन करते क्या है। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड से अपन हीट देके तोड़ेंगे। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है वो कम टेम्परेचर पे ही डिसोशिएट हो गया तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, और कोई आयनिक कंपाउंड है जिसे अपन हाई टेम्परेचर देके तोड़ पा रहे हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पे वो टूट नहीं पा रहा है, लो टेम्परेचर पे वो टूट नहीं पा रहा है। लो टेम्परेचर पे अगर वो टूट नहीं पा रहा है तो उसका मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए अगर कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। किसी आयनिक कंपाउंड को डिसोशिएट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए अगर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो आपका कैटायन होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल से बनने वाले आयनिक कंपाउंडों की। तो यहाँ पर जब मेटल की बात आती है तो मेटल जब कैटायन बनाता है तो वो डिसोशिएट होता चला जाता है, तो मोनो एटॉमिक ही रहता है। लेकिन जो एनायन है वो पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं और मोनो एटॉमिक भी आपके हो सकते हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जब एनायन मोनो एटॉमिक होता है तो
आप आंसर किससे दोगे? लेटिस एनर्जी से। यानी कि जिस आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जिस आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और लेटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मैंने आपको बता चुका हूं, चार्ज पर। जितना ज्यादा कैटायन आयन पे चार्ज आएगा, लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा लेता है इंटरआयनिक डिस्टेंस, यानी साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी लेटिस एनर्जी कम होगी। तो वही वाला फैक्टर हमें यहाँ पर लगाना है। लेकिन केस सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीएटॉमिक एनायन होता है, पॉलीएटॉमिक एनायन की जो साइज होती है वो बड़ी साइज होती है। पॉली का मतलब एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है। तो बड़े साइज का जो एनायन होता है उसके साथ छोटे साइज का जो कैटायन है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। एडजस्ट नहीं हो पाता तो उसके अंदर अपन दो बातें कर सकते हैं कि जब बड़ा एनायन होगा तो जो कैटायन जो है वो छोटी साइज का होगा तो उसका ज्यादा पोलराइजेशन कर देगा, और ज्यादा पोलराइजेशन कर देगा तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे और उसके अंदर लेटिस डिफेक्ट आ जाएंगे। इस वजह से हम जो है यहाँ पर लेटिस एनर्जी से आंसर नहीं देते हैं। तो देखा गया है कि बड़े एनायन के साथ अगर बड़ा कैटायन आ जाए तो वहां पर लेटिस डिफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। या ऐसा कहें कि बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन जो है अपने आप को, अपनी साइज को क्या कर लेते हैं, तो बड़ा एनायन और बड़ा कैटायन अपनी साइज को क्या कर लेते हैं? कंपेरेबल कर लेते हैं एक दूसरे से। तो वहां पर जब मेटेलिक क्रिस्टल बनता है तो वहां पर वॉइड बनने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो वहां पर लेटिस डिफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो देखा गया है कि बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन, और बड़ा कैटायन का मतलब ये हो गया कि डाउन द ग्रुप आने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स की साइज क्या होती है? बढ़ती है। तो हम यहाँ अगर एस ब्लॉक के सॉल्ट की बात करें या एस ब्लॉक के कंपाउंड्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है? बड़ा कैटायन। और बड़ा कैटायन मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो जब आयनिक बॉन्ड की बात आती है तो लेटिस एनर्जी ज्यादा हो तब भी थर्मोस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तब भी क्या होता है? थर्मोस्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ देखा जाता है कि बड़े एनायन के साथ छोटा कैटायन जो है वो डिफेक्ट ला देता है, क्योंकि जो कैटायन है, छोटा कैटायन बड़े एनायन क्या करता है? पोलराइजेशन कर देता है। तो इस कंडीशन में बड़े एनायन के साथ जब बड़ा कैटायन आता है तो अपनी साइज को क्या कर लेते हैं? वो कंपेरेबल कर लेते हैं, या वहां पे साइज कंपेरेबल हो जाती है तो वहां डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो वहां देखा गया है कि बड़ा कैटायन मतलब कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मतलब कि अट्रैक्शन अच्छे होंगे, यानी चार्ज ज्यादा आएंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। तो जब पॉलीएटॉमिक एनायन होता है तो आंसर किससे देते हैं? आयनिक कैरेक्टर से देते हैं। तो डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज बढ़ती है, आयनिक कैरेक्टर भी आपके बढ़ते हैं। ठीक है भाई लोगों? सर डाउन द ग्रुप आने पे साइज भी तो बढ़ती है, तो आंसर साइज से नहीं दे सकते क्या? बेटा साइज एक फैक्टर नहीं है ना, कि हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर के बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तब इन जनरल। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कोई जनरल ट्रेंड नहीं होते हैं, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है इतने, क्योंकि एक्सेप्शनल केस ज्यादा आते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो जो भी जहां पर भी जो भी फंडे लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक्सेप्शनल केस ज्यादा आने की वजह से जे भी उसको पूछता नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा डेटाबेस जो आता है वो, और जिनके आने के चांसेस होते हैं, जिन्हें कंसेप्ट लगते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप चिंता न करें। ठीक है सर आयोनिक कैरेक्टर सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर कोवैलेंट कैरेक्टर के। कैसी बातें कर रहा है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। सर कोई छोटा एनायन बड़े कैटायन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है आराम से? क्यों नहीं कर सकता? बॉन्डिंग तो कोई भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो आपको यहाँ पर ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि जब एग्जाम के अंदर जो सवाल आता है तो आपको पॉइंट पता होने चाहिए कि मैं आंसर किससे दूंगा। ठीक है। अब मैं इन जो भी सवाल आ रहे हैं आगे इनको समझा रहा हूं, जो भी जिसको पूछना है वो पूछ लेना। थोड़ी देर बाद। ठीक है। लिखना है क्या? इसको लिख लेना आप, लेकिन अभी लिखने का इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको, ये आपके रेस के सवाल है।
जो उससे एक्स्ट्रा होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो थर्मोस्टेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रेस के क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे को आगे टाइम नहीं लगेगा, यहीं पे अपन इनको सॉल्व कर लेंगे और समझ भी लेंगे कि क्या कहानी है इनकी, और इनके आंसर भी नीचे दे रखे हैं मैंने, पर इनको मैं पहले आपको समझाऊंगा। फिर जिसको जो भी समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है थर्मोस्टेबिलिटी आपको निकालनी है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मोस्टेबिलिटी। तो बोल रहा है कि सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहा है ये। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि बेरिलियम BeSO4 की बात कर रहा है, मैग्नीशियम MgSO4 की बात कर रहा है, CaSO4 की बात कर रहा है, SrSO4 की बात कर रहा है, और BaSO4 की ये बात कर रहा है। अब मुझे थर्मोस्टेबिलिटी निकालनी है तो मुझे पहले एनायन ढूंढना पड़ेगा। कैटायन की आप टेंशन मतलब कैटायन मेटेलिक फॉर्म में है तो वो डिसोशिएट होता चला जाएगा, मोनोएटॉमिक रहेगा, लेकिन एनायन आपके मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जब जैसे ही आपके, हाँ जिसको जो देना है वो चैट पे मुझे आंसर दे सकता है, ठीक है। तो सल्फेट जो है वो पॉलीएटॉमिक है, क्या है, पॉलीएटॉमिक। तो एनायन जो है वो पॉलीएटॉमिक होगा, तो आंसर किससे देंगे जल्दी बताओ, चैट में लिख के दो, किससे देंगे भाई, आंसर किससे देंगे थर्मोस्टेबिलिटी का, आयनिक कैरेक्टर से या लेटिस एनर्जी से, आयनिक कैरेक्टर से। और डाउन द ग्रुप आने पे कैटायन की साइज बढ़ रही है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, थर्मोस्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा आ गया LiOH, NaOH, सीजियम, रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड, KOH वगैरह आ गया। तो OH माइनस भी आपके पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम है, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम। तो यहाँ पर भी हम आंसर किससे देंगे, पॉलीएटॉमिक आंसर किससे देंगे, जल्दी बोलो चैट में, किससे देंगे, आयनिक कैरेक्टर से। और आयनिक कैरेक्टर से अपना जब आंसर देंगे तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो लेटिस सॉरी क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले इनको अरेंज करेंगे, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ऑर्डर जाएगा हाइड्रोक्साइडों का। कार्बोनेट कैसा आयन है, जल्दी बोलो, कार्बोनेट कैसा आयन है, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, कार्बोनेट कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक। आंसर किससे देंगे, आंसर किससे देंगे, आंसर किससे देंगे, आयनिक कैरेक्टर से। डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो सिल्वर है ये तो हो गया डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक के अंदर भी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, और जहाँ स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन आ जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे, और हम आंसर देना आयनिक कैरेक्टर से। तो सबसे आयनिक कौन होगा, अब ये पोटेशियम और सोडियम फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो पोटेशियम इनमें बड़ा है, तो सबसे आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा, K2CO3 में, इसकी थर्मोस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर सेकंड नंबर पे आएगा Na2CO3, और Ag2CO तो स्यूडो आ गया, तो आयनिक कंपाउंड के कोवलेंट कैरेक्टर आ गए, ये सबसे लास्ट में हो गया Ag2CO3। फिर फोर्थ नंबर बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस, ये भी आपके पॉलीएटॉमिक एनायन है, यहाँ भी आंसर देंगे अपन आयनिक कैरेक्टर से, तो आंसर जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिर आ गया Na2O2 पेरोक्साइड, O2-2, ये भी पॉलीएटॉमिक है, आंसर देंगे आयनिक कैरेक्टर से। तो साइज बड़ी चाहिए आयनिक कैरेक्टर में, तो सबसे बड़ा कौन है, सोडियम सबसे छोटा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, इस तरह से आंसर देंगे। बस रफली बता रहा हूँ किस तरह से होगा। नाइट्रेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी NO3-, नाइट्रेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ भी पॉलीएटॉमिक आ गया, तो आंसर देंगे आयनिक कैरेक्टर से। मतलब कि एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्राउंड बढ़ेगा। फॉर्मूला होगा BeNO3 का होल ट्वाइस, ये सबका होगा, आगे नीचे आंसर में लिखा होगा मैंने। K3N नाइट्रोजन पे चार्ज -3, मोनोएटॉमिक आ गया,
मोनोएटॉमिक आ गया n-3, तो किससे आंसर देंगे? मोनोएटॉमिक आ गया, किससे आंसर देंगे? याद करो साथ में, लैटिस एनर्जी से। और लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पर और साइज छोटी होने पर। तो यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा है, तो इसका लैटिस ज्यादा होगा, Li3n का। फिर Na3n, फिर कौन हो गया? K3n। फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कैसे एनायन है? मोनोएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक? F-, Cl-। मोनोएटॉमिक तो आंसर देंगे लैटिस एनर्जी से। लैटिस से देंगे तो NF सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI। कार्बोनेट आ गया नीचे वाले में, तो पॉलीएटॉमिक आ गया। आंसर किससे देंगे? आयनिक करेक्टर से। तो साइज बड़ी चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन है? बेरियम कार्बोनेट, बेरियम। फिर स्टार्ट करता हूँ बेरिलियम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम। फिर नीचे आ गया कार्बोनेट, पॉलीएटॉमिक आ गया। आंसर देंगे आयनिक करेक्टर से। लेकिन यहाँ कैडमियम को देख लो एक बार, कैडमियम स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिशन रखता है। तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिशन रखता है तो आयनिक करेक्टर कम होंगे, कोलिन करेक्टर ज्यादा होंगे, सबसे लास्ट में आएगा। और कैल्शियम और रुबिडियम में आयनिक करेक्टर ज्यादा किसका होगा? कैल्शियम और रुबिडियम में बताओ, 10th में कैल्शियम और रुबिडियम में आयनिक करेक्टर ज्यादा किसमें होगा? जल्दी जल्दी, किसकी साइज बड़ी है? कैल्शियम की या रुबिडियम की? कैल्शियम की या रुबिडियम की? जिसकी साइज बड़ी, आयनिक करेक्टर ज्यादा। रुबिडियम फर्स्ट ए ग्रुप का है भैया, और कैल्शियम सेकेंड ए ग्रुप का है। तो Rb2CO3 के अंदर सबसे आयनिक करेक्टर होंगे, साइज बड़ी है। फिर CaCO3 सेकेंड ए ग्रुप का आ गया, और फिर सबसे लास्ट में CdCO3 स्यूडो की वजह से। फिर यहाँ पे ऑक्साइड O-2 मोनोऑक्साइड आ गया है, तो लैटिस से आंसर देंगे। लैटिस में साइज छोटी देखेंगे अपन, आयनिक में साइज बड़ी देखते हैं और लैटिस में साइज छोटी देखेंगे कैटायन की। तो सबसे छोटा कौन? Li2O, फिर Na2O, फिर K2O, फिर Rb2O, और फिर ये सीजियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो मैंने रफली यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए, और इनके आंसर जो है फेयरली नीचे की तरफ आपको दिए हुए हैं। फेयरली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिए हुए हैं। 10 नंबर फिर से बताऊं, 10 नंबर में क्या हुआ बेटा? कि कार्बोनेट है, ये 10th नंबर दोबारा बता देता हूं कि कार्बोनेट है आपका, पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो आंसर देंगे आयनिक करेक्टर से। तो यहाँ पर कैल्शियम रुबिडियम है, भाई कैडमियम तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिशन आ गया, तो आयनिक करेक्टर कम होंगे, कोलिन करेक्टर ज्यादा होंगे। मैंने आयनिक कंपाउंड में कोलिन करेक्टर ज्यादा बढ़ गए। लेकिन कैल्शियम रुबिडियम के अंदर कैल्शियम होता है सेकेंड ए ग्रुप का, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे साइज छोटी होती है, और रुबिडियम होता है फर्स्ट ए ग्रुप का। फर्स्ट ए ग्रुप वाले की साइज बड़ी होती है, और रुबिडियम तो आता भी नीचे ही, तो ये ज्यादा आयनिक करेक्टर रखेगा। तो Rb2CO3 सबसे ज्यादा, फिर CaCO3, फिर सबसे लास्ट में CdCO3। ठीक है, हेलो। फोर्थ वाला हम भी तो बाइकार्बोनेट ना बेटा, बाइकार्बोनेट आ गया तो पॉलीएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक तो आंसर देंगे आयनिक करेक्टर से। तो साइज बड़ी चाहिए मुझे, दाउन दुगना साइज बढ़ रही है। हेलो, 11th वाले का रीजन बता दो दिया, मोनोऑक्साइड है। ये मोनोऑक्साइड है, यानी कि मोनोएटॉमिक है, तो आंसर देंगे लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी तो साइज छोटी देखेंगे, इतना सा तो है। अरे बहुत आसान है, एलिमेंट तो पता होनी चाहिए ना, पर आपको एलिमेंट पता नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सर CuCl और NaCl के अंदर डिफरेंस है सर 8 वाला। अब दोनों एटॉमिक वाला नहीं आ रहा है सर समझ में। से बात करना उसी से खाली वेट कीजिए। हेलो सिक्स्थ वाला अयो क्या हो, मोनो एटॉमिक वाला नहीं आ रहा था समझ में सर। कौन सा वाला? मोनो एटॉमिक वाला क्यों नहीं आ रहा भैया? मोनो एटॉमिक मतलब O-2 है ना भैया, आपको लेटेस्ट पढ़ाया तो है मैंने इसके अंदर। मोनो एटॉमिक आपको लेटेस्ट पढ़ाया तो है मैंने कि लेटेस्ट साइज छोटी देखेंगे। अब इतना तो करना पड़ेगा ना यार भाई,
आप साइज भी नहीं देख पा रहे क्या इसके अंदर? मैं फिर बोल रहा हूं कि जब मोनो एटॉमिक एनायन है तो आंसर देंगे लेटिस एनर्जी से, यानी साइज छोटी देखनी है, ठीक है। और जब पॉली एटॉमिक एनायन है तो आंसर देंगे आयनिक कैरेक्टर से, यानी कैटायन की साइज बड़ी देखनी है। बस इतना सा तो है। भैया CuCl NaCl पिछली क्लास में बता दिया आपको ना। कैटायन पॉली एटॉमिक इसलिए नहीं लेते क्योंकि कैटायन तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। जैसे आपका ये रहा Rb2CO3 ले लो, इसे आप तोड़ोगे तो किससे टूटेगा? ये 2Rb प्लस और CO3 माइनस 2, तो Rb तो आपके डिसोशिएट हो गया ना, दो आयन हो गए आपके, और कार्बन तो पॉली एटॉमिक है, तो कैटायन को प्रेफरेंस देने की जरूरत कहाँ आ रही है? वो तो टूटता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो फेयर है वो मैंने आपको नीचे लिख करके दे दिए हैं। इनको आप कॉपी के अंदर नोट करेंगे। समझा मैंने दिया आपको, ये मैं अपलोड कर दूंगा इनको। नेक्स्ट आता है आपके सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपके सॉल्युबिलिटी, ये थर्मोस्टेबिलिटी। हम जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर फर्स्ट लिया था कंडक्टिविटी, दूसरा थर्मोस्टेबिलिटी, जहां हमने देखा कि अगर मोनो एटॉमिक एनायन होता है तो आंसर देते हैं लेटिस एनर्जी से, और जब पॉली एटॉमिक एनायन होता है तो आंसर देते हैं अपन आयनिक कैरेक्टर से। फिर बोल रहा हूँ कि लेटिस के अंदर अपन साइज छोटी देखेंगे, ठीक है, और पॉली एटॉमिक एनायन होगा तो आप साइज छोटी देखेंगे, और जब पॉली एटॉमिक एनायन होगा तो कैटायन की साइज अपन क्या देखेंगे? बड़ी देखेंगे। बस इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा चलो एक सवाल और करा देता हूं मैं। क्वेश्चन लिखो एक कि ये तो आयनिक कंपाउंडों की बात होगी, कहीं तो में जाके जाके दिक्कत ये भी हो सकती है। क्वेश्चन लिखो राइट, इसके मिल जाएगा आपको वैसे, राइट द करेक्ट ऑर्डर, write the correct order according to given property. फर्स्ट हम बात करें LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। इसमें बताना आपको लेटिस, कुछ एक्सेप्शनल केस है इसलिए बता रहा हूं, लेटिस एनर्जी के बारे में बताना है। दूसरा दोबारा फिर लिख रहा हूं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड। इसमें आपको बताना थर्मल स्टेबिलिटी। तीसरा, जैसे अभी एक बच्चे ने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, तो मेल्टिंग पॉइंट किस तरह लफड़ा कर सकते हैं? देखो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड, क्या देंगे अपन? मेल्टिंग पॉइंट का आंसर। तो लेटिस एनर्जी तो आपको पता है कि साइज छोटी देखेंगे अपन कैटायन की, तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा। जिसका लेटिस, अब मोनो एटॉमिक एनायन आ रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड में, तो आंसर लेटिस से देते हैं। तो जो लेटिस का आंसर है वही थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल डिपेंड करते हैं आपके लेटिस एनर्जी पर। बात ध्यान सुनना, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं किस पर? लेटिस एनर्जी पे। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? वो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, उसे अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका लेटिस, जिसका लेटिस ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो ऑर्डर ये रहता है। लेकिन ये ऑर्डर गलत है।
इसका जो सही ऑर्डर होता है NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड, और सबसे लास्ट में होता है LiCl। कारण है कि LiCl जो है पानी के अंदर तो आयनिक होता है Li+Cl-, ठीक है, वेपर फेज के अंदर भी Li+Cl- होता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर इसके अंदर जो बॉन्ड मिलते हैं ना वो कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं। क्या मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि NaCl में ऐसा नहीं होता है। क्या NaCl में आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो क्या? और आप NaCl में ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो क्या? Na और Cl ऐसा बनाते हो क्या? हेलो, नहीं बनाते ना। तो NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड में सारे के सारे आयनिक मतलब कि सॉलिड फॉर्म में हो, पानी के अंदर हो या वेपर फेज में हो, ये सारे के सारे आयंस की फॉर्म में होते हैं। जबकि LiCl के अंदर कहानी थोड़ी गड़बड़ होती है। ये सॉलिड फॉर्म के अंदर कोवेलेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जबकि वेपर फेज और पानी के अंदर ये आयनिक होता है। इस वजह से जब इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो LiCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। तो एक्सेप्शनली ये सबसे पीछे होता है। कारण क्या है? ये कोवेलेंट सॉलिड है। क्या है? कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है, ये क्या आपके कोवेलेंट सॉलिड है। ये तो आप नोट कर सकते हो और टाइम हो तो आपके पास। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। हम क्या है कि थर्मोस्टेटिक को यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम में क्या गड़बड़ करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड आ जाता है तो वहां पर भी मोनोएटॉमिक एनायन और पॉलीएटॉमिक एनायन ढूंढने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप हालांकि आपको 11th क्लास में पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ा रखा होगा तो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट ऑर्डर write the correct order of thermal stability and explain your region. And explain your region. First है CH4, SiH4, GeH4 और SnH4। दूसरा है NaH, KH, RbH और सीजियम हाइड्राइड। थर्ड है NaOH, KOH, RbOH और सीजियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ है H2O, H2S, H2SE और H2TE। मैंने ऊपर लिखा राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन योर रीजन। एग्जाम में जब भी सवाल आता है तो मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक ढूंढने नहीं बैठ जाया करो। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि कोई कहीं कोवेलेंट कंपाउंड तो नहीं है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो CH4, SiH4, GH4, SnH4, तो CH4 की स्ट्रक्चर तो आप ऐसा बनाते हो, इसमें सारे बॉन्ड तो कोवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर पॉलीएटॉमिक एनायन और मोनोएटॉमिक एनायन से आंसर नहीं दे सकते। यहाँ आंसर आपको देना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ। जिस भाई कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ आंसर देते हैं बॉन्ड लेंथ, और जिनमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उनके बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन में सबसे बड़ा एसएन है, तो एसएन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड मिलेगा वो सबसे लंबा मिलेगा। तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। सबसे वीकर होने की वजह से बड़ा बॉन्ड, तो वीकर बॉन्ड और एनर्जी कम देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो यहाँ हम आंसर देते हैं बॉन्ड लेंथ से। किस आंसर देते हैं? बॉन्ड लेंथ से या बॉन्ड एनर्जी से।
तो एक्सप्लेन बाय, यहां लिख रहा हूं मैं एक्सप्लेन बाय, यहां दिया है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब सेकंड आता है NH, KH, RBH और CGM हाइड्राइड। हाइड्रोजन जो होता है वैसे तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनाता है, लेकिन एल्कलाई मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो ये H+ नहीं बनाता इनके साथ, क्या बनाता है, H-। ठीक है, तो ये Na+ है और ये H- है। तो यहाँ H- जो है वो कैसा आयन है, H- कैसा आयन है, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। तो ये आयनिक कंपाउंड है, मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक ढूंढो आप। मोनोएटॉमिक एनायन है तो आंसर किससे दोगे, लेटिस से। लेटिस के अंदर साइज छोटी चाहिए, तो सोडियम की साइज सबसे छोटी है, तो ये आंसर जाएगा। तो एक्सप्लेन बाय किससे दिया अपन ने, लेटिस एनर्जी से। NaOH, KOH, RBOH ये तो सबके सब पॉलीएटॉमिक एनायन वाले हैं, तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर से आंसर देंगे आपको, आयनिक कैरेक्टर से। आयनिक कैरेक्टर साइज बड़ी देखते हैं। अब नीचे H2S, H2O, H2S, H2SE, H2T, बताओ किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फोर्थ वाले में फटाफट आंसर दो, मैंने सिखा दिया आपको कंसेप्ट। H2O, H2S, H2SE, H2T किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, H2O, क्योंकि ये सबके सब कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड में आंसर किससे देते हैं, बॉन्ड एनर्जी से। किससे देते हैं, बॉन्ड एनर्जी से। तो एक्सप्लेन बाय बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। तो H2O के अंदर बॉन्ड छोटे हैं, सेकंड पीरियड का है ऑक्सीजन, तो बॉन्ड छोटे हैं, इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम मिलेगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, बॉन्ड एनर्जी को आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बॉन्ड एनर्जी के लिए आपको कंसेप्ट सिखाते हैं कि साइज छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और साइज बड़ी है तो बॉन्ड क्या बनेंगे, आपके बड़े बनेंगे। कंसेप्चुअल सवाल पूछो, फालतू सवाल ना पूछो। बता तो रहा हूँ कि बॉन्ड एनर्जी क्या करोगे, बॉन्ड एनर्जी के लिए तो पूरे डेटा चाहिए। साइज छोटी होने से देखो आप, तो साइज छोटी होगी तो बॉन्ड छोटे बनेंगे, बॉन्ड छोटे बनेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। फिर नेक्स्ट है आपके सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट था आपने प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड के अंदर कंडक्टिविटी, दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्ड है आपके सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसके अंदर एक्सेप्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, वो मैं आपको सब बता दूंगा, उसकी आप चिंता ना करो। और जो हम यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जो पढ़ रहे हैं वो आयनिक कंपाउंडों के सोल्यूबिलिटी पानी में पढ़ेंगे, पहले बात। और दूसरी बात, जो मैं आपको यहाँ पे सोल्यूबिलिटी पढ़ाऊंगा वो आपको एस ब्लॉक के सॉल्ट की पढ़ाऊंगा। किसी पढ़ाऊंगा, एस ब्लॉक की सॉल्ट की। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड के अंदर थर्ड है हमारे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, जो पानी होता है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 81.5। कुछ किताबें 80 भी लिखती है, कुछ किताबें 81 लिखती है, कुछ किताबें 82 लिखती है। तो जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। हमारी केमिस्ट्री के अंदर पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है, क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो भी अधिकतर पानी के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको जब एक सवाल कराया था LiCl, NaCl, KCl, सॉरी LiCl, LiBr, LiF, LiCl, LiBr, लिथियम आयोडाइड का, तो उसके अंदर मैंने सॉल्यूबिलिटी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर चेक करने के लिए बोला था। लेकिन मैंने आपको ये हिदायत दी थी कि आपने LiF, LiCl, LiBr और लिथियम आयोडाइड जो है उनको तो आपने कोवलेंट मानते हुए क्या कर दिया, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सॉल्युबल कर दिया। लेकिन जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं तो थोड़े बहुत ही होते हैं। ऐसा तो थोड़ी है कि आप फजान रूल की बातें करते करते आपने आयनिक कंपाउंड को कोवलेंट बना दिया है और फजान रूल से आप सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने लग गए। तो मैंने आपको ये भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर डालने पर आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूटते हैं तो आयन और पानी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बीच में बेटा बार बार आप मुझे मैसेज मत करो, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो, डिस्टर्ब मत करो।
कि जो आयनिक कंपाउंड है उसको जब पानी में डालते हैं तो आयंस में टूटता है। अब आयंस में टूटता है तो उसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। भाई कोई भी कंपाउंड है पानी में टूटा तो नए फोर्स बने होंगे। तो पानी के अंदर जैसे आपने किसी आयनिक कंपाउंड को डाला, फॉर एग्जाम्पल NaCl को आपने डाला, या KCl को डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल KCl को अपने पानी में डाल दिया, तो टूटता है K+Cl- में। अब K+ और पानी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जो पानी है वो तो डाइपोल है और जो K+ है वो आयन है। Cl- भी एक आयन है और पानी भी क्या है आपके डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। और आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है सिस्टम के अंदर उतनी ज्यादा क्या आती है? स्टेबिलिटी। तो कहना यह चाह रहा हूं कि जब आयनिक कंपाउंड को अपन पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो वहां पे जाके क्या होगा? स्टेबलाइज हो गया, तभी तो डिसोल्व हुआ होगा। अब जो डिसोल्व हुआ है या स्टेबलाइज हुआ है वो किस वजह से हुआ है? हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। तो बोला जाता है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को अपन पानी में डालते हैं तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होने की वजह से जो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स था, जिसे आप इन जनरल लैटिस एनर्जी बोलते हो, उसे वो क्या करता है? कम कर देता है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी या हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी लैटिस पर, तभी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा सुनना कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसे आप लैटिस एनर्जी भी बोलते हो, उसे क्या कर देता है? वो कम कर देता है। और कम करने के बाद उसे वो तोड़ देता है और तोड़ने के बाद नया सिस्टम देता है। और नया सिस्टम जो है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से मिलता है। और उस टाइम पर जब आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक लाइन में हम ये कहना चाहेंगे कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम पानी में डिसोल्व कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी, तभी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसोल्व होगा। यानी कि लैटिस एनर्जी पर जब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी तभी वो क्या होगा? आपके उसके अंदर पानी के अंदर क्या होगा? डिसोल्व होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो अभी मैं थ्योरी के अंदर आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और किस तरह से हम पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड की सॉलिडिटी की बात करते हैं। और लैटिस एनर्जी पर हाइड्रेशन जब डोमिनेट होता है तो सॉलिडिटी जो है वो क्यों बढ़ रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सॉलिडिटी आयनिक कंपाउंड, तो solubility of ionic compound in water, first point, solubility of ionic compound in water is high. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी के अंदर क्या देखते हैं? सॉल्युबल होते हैं, आयंस पे टूट जाते हैं। कारण क्या है? बिकॉज इट्स पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या ज्यादा होती है? बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू because its dielectric constant value is about 82 and it is liquid at a room temperature. नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर सॉल्युबल क्यों हो रहा है? कि वो तभी सॉल्युबल हो रहा है जब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती होगी किस पर? लैटिस एनर्जी पर। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू का यूज क्या है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, फोर्स इक्वल टू, अभी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, F डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जहां पर जो एप्साइनल है वो होता है एप्साइनल 0k है, और जो एफ है, जो एफ डैश है, वो है एफ अपॉन के। नहीं समझे भाई? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, और के क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को देखने पे ये लग रहा है कि जो के है वो Q1 Q2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्या है कि जिस लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, जिसे आप लेटिस एनर्जी बोलते हो, उसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो Q1 Q2 है, कैटायन आयन पे जो चार्ज है, उसे वो क्या करता है? कम कर देता है। इस फॉर्मूले से हमें वो पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड आर जनरली जनरली वर्ड बहुत खतरनाक है ना। आयनिक कंपाउंड आर जनरली वाटर सॉल्युबल। ठीक है, सारे नहीं बोला है, अधिकतर ना सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बीच जो फोर्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? के, और पानी का जो के है वो सबसे ज्यादा मिला है, तो इसलिए अधिकतर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर जनरली वाटर सॉल्युबल when hydration energy is greater than या higher than लैटिस एनर्जी। यानी कोई आयनिक कंपाउंड टूटेगा तभी तो पानी के सॉल्युबल होगा ना, लैटिस एनर्जी डोमिनेट करना चाहिए। तो मैं एक एक्सपेरिमेंटल बात आपको बता रहा हूं कि mx कोई सॉलिड है, कि मैं शुरू में जो आपसे बातें कर रहा था वो क्यों कर रहा था कि mx कोई सॉलिड है, इसको आपने पानी में डाला, ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये टूट गया साहब। किसमें? M प्लस एक्वस, यानी पानी ने घेर लिया, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गया, और X माइनस क्या हो गया? एक्वस हो गया। अब मुझे एक्सपेरिमेंटल पता कैसे कर लगेगा कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो गया है? तो मैं एक्सपेरिमेंटल क्या करूंगा, इसे लैटिस एनर्जी दूंगा, यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, यानी सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, यानी ये टूट जाएंगे M प्लस गैस में प्लस X माइनस गैस में। टूट गया X माइनस गैस में। अब मैंने इस पे क्या डाल दिया? पानी डाल दिया साहब। पानी डाल दिया तो जो मैंने पहले एनर्जी लगाई थी इनको तोड़ने के लिए, तो डेल्टा एस की वैल्यू की थी पॉजिटिव। अगर ये पानी में घुला है तो उसका मतलब यह है भाई आपने mx को जब पानी में डाला था तो टूटा था m प्लस एक्वस x माइनस एक्वस। तो ये घुला क्यों? तो उसका मतलब ये होता है कि जब इसको सॉलिड फॉर्म को अगर मैं एनर्जी देकर के तोड़ूं m प्लस गैस x माइनस गैस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयन जो है जब बने थे तो जो आपने एनर्जी लगाई थी, फॉर एग्जांपल आपने इनको तोड़ने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी लगाई। कितनी लगाई? 100 किलो जूल एनर्जी लगाई, लेकिन पानी डालते ही माइनस 150 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल गई। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, माइनस 150 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल गई, तो उसका मतलब ये पानी में घुल गया। यानी कि प्लस यू मतलब यू प्लस यू माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ही आना चाहिए, तब ही आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आयनिक कंपाउंड जो है जब पानी में अपन डिसोल्व करते हैं तो लैटिस एनर्जी के ऊपर अगर हाइड्रेशन डोमिनेट कर रहा है तभी वो पानी के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। यानी कि डेल्टा एच फाइनली, भाई आपने बोला कि mx को आपने तोड़ा एनर्जी दे करके, तो डेल्टा एच प्लस हो गया। अब मतलब कि प्लस यू हो गया, और जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है वो माइनस में आया, भाई एनर्जी बाहर निकलती है आयन डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, तो प्लस माइनस करके आंसर फाइनल माइनस में ही आना चाहिए, तभी सिस्टम क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। तो अधिकतर आयनिक कंपाउंडों का जो
डेल्टा एच हाइड्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। इस वजह से अधिकतर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन और लेकिन बेटा अभी जब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, चिंता मत करो। कि कोई आयनिक कंपाउंड है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, कोई आयनिक कंपाउंड है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जब उसे तोड़ोगे, मैं एक बार फिर इसको अपोजिट मतलब कि उल्टा करके बोल रहा हूं, आप समझना। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार, मैं इस पूरी कहानी को रिवर्स करके बोल रहा हूँ, उल्टा करके बोल रहा हूँ कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, प्लस यू यानी एनर्जी लगाओगे, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। और उन आयंस को आपने पानी में डाला, और उन आयंस को पानी में डाला तो इतने ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी बाहर नहीं निकल पाई आयन डायब्रोट्रेशन की वजह से, जितनी की आपने लगाई थी, तो वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो हमने शुरू में जो 2 पॉइंट लिखे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के अंदर ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि लैटिस एनर्जी पर कौन डोमिनेट करता है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करता है, तभी अधिकतर आयनिक कंपाउंड क्या हो रहे हैं, सोल्यूबल हो रहे हैं। लेकिन जब जब भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल किया जाएगा कि आप एनर्जी दोगे और डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाएगी या यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन है वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो फाइनल आंसर अगर डेल्टा एच जो है प्लस में ही आ रहा है तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो अधिकतर आयनिक कंपाउंडों के केस में क्या होता है कि लैटिस एनर्जी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू किसकी, हाइड्रोजन एनर्जी के, इसलिए अधिकतर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जब जब भी लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी वो सारे के सारे एसेप्शन बन जाएंगे, यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो कैसे गड़बड़ होगी उसके बारे में और मैं आपको बताता हूं। अब हम यहाँ पर लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन की लड़ाई कराते हैं, और उस लड़ाई में मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं कि आपको हाइड्रोजन को जिताना है, क्योंकि अधिकतर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। अब लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी में लड़ाई कराएंगे। तो कैसे कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। कैटायन की साइज बढ़ेगी तो आपके क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी, चलो मैं इस बात को ऊपर वाली को कहानी को एक बार फिर ऐसे बता देता हूं कि इस पूरी कहानी को मैं अगर एक लाइन में लिखूं ऐसे, ये mx सॉलिड है, इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, तो m प्लस एक्वस और x माइनस एक्वस, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है तो डेल्टा एच हाइड्रेशन डोमिनेट कर रहा है। इस पूरी कहानी का मतलब ये है। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब मैं लैटिस एनर्जी हाइड्रोजन में लड़ाई कराता हूं। अब लैटिस एनर्जी क्या बोलता है और हाइड्रोजन एनर्जी क्या बोलता है कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। अगर कैटायन की साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी, सीधी सी बात है। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन। एनायन की साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी कम होगी तो कंपाउंड जल्दी टूट जाएगा पानी के अंदर। एक फैक्टर ये बोल रहा है। हाइड्रेशन को देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी He इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। कैटायन की साइज बढ़ती है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और सॉल्युबिलिटी घटेगी। मैं दोनों फैक्टर की लड़ाई करा रहे हैं, अपन देखो क्या होने वाला है। हाइड्रोजन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन। अगर एनायन की साइज बढ़ती है तो भी वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरेंगे तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हमने लगा लिए यहाँ पर। अब मैंने आपको बोला कि हम जो आपको सॉलिडिटी, मैं आपको सॉलिडिटी पढ़ाने वाला हूँ एज लोग के सॉल्ट में पढ़ाने वाला हूँ। अब उन पे अपन अप्लाई करते हैं इनको, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम समझ में नहीं आता है। हाइड्रेशन सॉलिडिटी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कंसेप्ट पता लग गया तो आसान हो जाएगा, और याद करने की ट्रिक भी मैं आपको लिखा दूंगा, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है।
यहां मतलब है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, आयनिक सॉल्ट की, जो कि पानी के अंदर डालने पे क्या हो रहे हैं आपके, डिसोल्व हो रहे हैं। अब उसके अंदर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस और Cgm प्लस। और एनायन जो है मेरा कांस्टेंट एनायन है। क्या है? कांस्टेंट एनायन। एनायन कांस्टेंट है, जैसे Cl 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 Br 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 Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Br Br माइनस Br माइनस, इनकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट है। सेकेंड ग्रुप में है बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2 और बेरियम प्लस 2। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अधिकतर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो पानी होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्जेस के। तो जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटायन आयन के में जो फोर्स होगा उसे वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ये तो स्टार्ट किया मैंने फोर्स से। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसोल्व हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि लेटिस एनर्जी पे कौन डोमिनेट कर रहा होगा, हाइड्रेशन। क्योंकि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को अपन एनर्जी लगा के तोड़ते हैं तो डेल्टा एच है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और उन आयंस को अगर पानी में डिसोल्व करूं और आयन डबल इंटरेक्शन की वजह से जो आपने एनर्जी लगाई थी वो एनर्जी कंपनसेट हो जाए, यानी कि ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें डेल्टा एच माइनस में ही आए, तो वो आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो कि आयनिक कंपाउंड जो है जब पानी में डिसोल्व होते हैं तो डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या करता है, डोमिनेट करता है, क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हम लेटिस एनर्जी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेटिस एनर्जी भी कुछ ना कुछ पंगा कर सकती है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है वो टूटा ही नहीं तो किस बात का हाइड्रेशन, टूटने के बाद आप हाइड्रेशन की बात करते हो ना। तो हम यहाँ पर अधिकतर कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर हाइड्रोजन एनर्जी को डोमिनेट मानते हुए सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन जहां जहां भी लेटिस पंगा करेगा वो सब एक्सेप्शन बनेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के कैटायन मैंने यहाँ लिख दिए और एनायन इन सब में क्या कांस्टेंट है। ठीक है, ये Li+R+1। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि कैटायन की साइज बढ़ रही है। अब देखो मैं दोनों की लड़ाई कराता हूँ, लेटिस की और हाइड्रेशन की, कि डाउन द ग्रुप आने पर आपकी कैटायन की साइज बढ़ रही है। अगर कैटायन की साइज बढ़ेगी डाउन द ग्रुप आने पर, बताओ लेटिस कम होगा कि ज्यादा होगा, लेटिस कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। और लेटिस कम होगा तो आयनिक कंपाउंड जल्दी से पानी में टूट जाएगा, और जल्दी से टूट जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं कि डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज बढ़ रही है, कैटायन की साइज बढ़ रही है तो लेटिस कम होगा, लेटिस कम होगा तो आयनिक कंपाउंड पानी में जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट गया तो सॉल्युबल हो गया। तो एक फैक्टर क्या बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप आने पर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो सॉल्ट होते हैं उनके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से। तो क्या देख रहे हैं अपन कि डाउन द ग्रुप आने पर लेटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेटिस एनर्जी डिक्रीजेस favors increase in solubility। तो एक फैक्टर तो क्या बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप आने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चलो दूसरा फैक्टर लगाते हैं, डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ रही है, तो बताओ हाइड्रोजन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, जल्दी बोलो। डाउन द ग्रुप, ये दो फॉर्मूले लिखे ना आपने, उनके बारे में बात कर रहा हूं कि डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज बढ़ रही है तो हाइड्रोजन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। क्योंकि कैटायन की साइज बढ़ रही है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरेंगे, कम घेरेंगे तो अच्छे आयन डायपोल इंटरेक्शन नहीं है तो कम सॉल्युबल होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप आने पर हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीजेस, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीजेस favors
decrease, favors decrease in solubility. तो एक फैक्टर क्या बोल रहा है, सॉलिबिलिटी घटेगी डाउन द ग्रुप आने पर, लेटिस वाला। और एक फैक्टर क्या बोल रहा है हाइड्रेशन वाला, भाई लेटिस वाला फैक्टर क्या बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप आने सॉलिबिलिटी क्या होगी आपके, बढ़ेगी। कोई गलत तो नहीं बोल गया मैं, कि एक फैक्टर बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप आने में कैटायन की साइज बढ़ रही है तो लेटिस एनर्जी घट रही है, लेटिस एनर्जी घट रही है तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप आने में कैटायन की साइज बढ़ती है तो हाइड्रेशन कम होता है, और हाइड्रेशन कम होता है तो सॉलिबिलिटी घटेगी। लेकिन हमने जो शुरू में जो फॉर्मूला देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पानी जो है उसके डायरेक्टरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, वो फोर्स पे डोमिनेट करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। तो अधिकतर आयनिक कंपाउंड अगर पानी में डिसोल्व हो रहे हैं तो वहां पर आपको हाइड्रेशन की बात करनी ही पड़ेगी, और हाइड्रेशन की बात कर रहे हो तो आपको हाइड्रेशन को डोमिनेट मानना है, हाइड्रेशन को डोमिनेट आपको मानना है। यानी अधिकतर आयनिक कंपाउंड जो है पानी के अंदर सोल्यूबल हो रहे हैं तो आपको हाइड्रेशन को जितवाना पड़ेगा, और जहां जहां भी लैटिस पंगा करेगा वो सब एक्सेप्शन बनेंगे, वो सब डेटा बेस्ड है, वो सब डेटा बेस्ड है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि डाउन द ग्रुप आने पर जो एस ब्लॉक के जो सॉल्ट होते हैं, एस ब्लॉक के जो सॉल्ट होते हैं उनके अंदर सॉलिबिलिटी क्या होती है, घटती है, क्योंकि कैटायन की साइज क्या होती है, बढ़ती है। और जहां जहां भी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी वहां पंगा कौन करेगा, लेटिस, वो हो जाएंगे डेटाबेस चीजें। ठीक है, अब उन जहां भी एक्सेप्शन केस होंगे उनको कैसे निपटेंगे मैं आप सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आप यहीं रुक मत जाओ, आगे की तरफ सुनते रहो। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आगे जाके जो मैं बोलूंगा उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी, फिर भी कुछ रहता है मैं मौका दूंगा। तो सॉलिबिलिटी ऑफ, याद कर लो इसे कि डाउन द ग्रुप आने पर सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो हाइड्रोजन को डोमिनेट मान रहे हैं आप। तो सॉलिबिलिटी ऑफ most of the S block की बात कर रहे हैं, नहीं यार चलो S block को बाद में लेते हैं। solubility of most of the salt, S block को लेंगे बीच में, अभी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। solubility of most of the salt decreases, solubility of most of the salt decreases down the group, जो हमने ऊपर पढ़ा। solubility of most of the salt decreases down the group in, अब मैं सभी सॉल्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन हम जो आपको यहाँ पढ़ाएंगे वो एस ब्लॉक वाले पढ़ाएंगे, तो एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। solubility of most of the salt decreases down the group in S block because hydration energy decreases more rapidly as compared to lattice energy, ये मैंने रैपिडली की बात क्यों करी, देखो कि डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज लगातार बढ़ रही है, सब तो कैटायन की केस में बढ़ रही है, लेकिन लेटिस के अंदर तुम्हें पता होगा एनायन कुछ डिफेक्ट भी डालते हैं, लेटिस डिफेक्ट जिसे अपन थर्मल स्टेबिलिटी में पढ़ रहे थे। लेकिन हाइड्रेशन में ऐसा लफड़ा नहीं है, हाइड्रेशन में है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड टूट गया तो बड़ा कैटायन तो हाइड्रेशन कम, छोटा कैटायन हाइड्रेशन ज्यादा। लेकिन कोई लेटिस, अगर किसी कंपाउंड का लेटिस ज्यादा है और किसी का लेटिस कम है और किसी के अंदर लेटिस डिफेक्ट है, तो सॉलिबिलिटी क्या है, फ्लक्चुएट कर सकती है, सॉलिबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि हमने इसके पहले फजान रूल भी पढ़ा है। तो किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर लेटिस डिफेक्ट है तो सॉलिबिलिटी जो है ज्यादा हो जाएगी, किसी का लेटिस ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम होगी। लेकिन हाइड्रोजन केस में क्या कर, आयनिक कंपाउंड टूट गया तो कैटायन की साइज लगातार बढ़ रही है, और लगातार बढ़ रही है तो आप हाइड्रोजन एनर्जी की डिक्रीज होने की बात करोगे। लेकिन हम जब लेटिस की बात करते हैं तो आयनिक करेक्टर भी एक लफड़ा करता है,
कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर लेटिस ज्यादा है तो टूटा नहीं तो सॉलिडिटी की बात नहीं करोगे। अब फिर मैंने ये भी बोला था कि बड़े कैटायन के साथ बड़ा आयनायन, बड़े कैटायन के साथ अगर बड़ा आयनायन आ जाए तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिर वहां पर आयनिक वेक्टर से अपन आंसर देते हैं थर्मोस्टेबिलिटी के अंदर। तो दिखाया गया है कि जब भी हम लेटिस से आंसर देने की कोशिश करते हैं सॉलिडिटी के अंदर तो वहां पर डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से डाउन द ग्रुप आने पर लगातार जो है हाइड्रेशन तो डिक्रीज होगा लेकिन लेटिस के अंदर बदलाव आ सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा उसमें क्या लिखा है कि सॉलिडिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन एस ब्लॉक बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी। क्योंकि लेटिस में लेटिस डिफेक्ट का लफड़ा रहता है लेकिन हाइड्रेशन में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब तो यह है कि लेटिस एनर्जी कम है तभी तो टूटा और नया सिस्टम बना। इस वजह से देखा गया है कि डाउन द ग्रुप आने पर लगातार कैटायन की साइज बढ़ती है तो हाइड्रेशन एनर्जी लगातार कम होती है। लेकिन अगर लेटिस को अगर आप बीच में लाओगे तो वहां पर एनायन की वजह से डिफेक्ट आ सकते हैं, फजान रूल बीच में कूद पड़ सकता है, आयनिक वेक्टर बीच में दिक्कत कर सकता है। इस वजह से दूसरे फैक्टर भी साथ में लग जाने की वजह से हम लेटिस को डोमिनेट नहीं मानते हैं सॉलिडिटी के अंदर, तो हाइड्रेशन को अपन डोमिनेट मानते हैं। लेकिन जहां जहां भी लेटिस डोमिनेट करेगा वहां पर जो है सॉलिडिटी घटेगी नहीं, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट नोट लगा के लिखेंगे अपन। ये सब एक्सपेरिमेंटल है जो याद करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली इन फर्स्ट ए ग्रुप solubility of फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये डिफेक्ट किस वजह से, मैंने बोला कैटायन की वजह से नहीं आता है, एनायन की वजह से आता है, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली इन फर्स्ट ग्रुप सॉलिडिटी ऑफ फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट increases in down the group, increases down the group, ये वो एनायन है जो नीचे आने पर लेटिस एनर्जी को कुछ ज्यादा ही कम कर देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इन फर्स्ट ग्रुप सॉलिडिटी ऑफ फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप which is due to ये assumption है, which is due to rapid decrease। एक्सपेरिमेंटल देखा गया, आपको याद करना पड़ेगा, which is due to rapid decrease experimentally in first group solubility of fluoride, hydroxide, bicarbonate, carbonate increases down the group which is due to rapid decrease in lattice energy as compared to hydration energy. First point. Second point, experimentally in second A group solubility of फ्लोराइड, यहां भी वही है एनायन, ज्यादा एनायन में डिफरेंस नहीं है। सॉलिबिलिटी ऑफ फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और यहाँ कार्बोनेट की जगह आता है ऑक्सलेट एंड C2O4-2 increases down the group which is due to rapid decrease। ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया, which is due to rapid decrease in lattice energy as compared to hydration energy।
तो देखो पूरी कहानी के अंदर मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सॉलिडिटी को अगर पानी के अंदर अगर अपन सॉलिडिटी की अगर पानी के अंदर बात करते हैं तो ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है पहले बात तो। लेकिन अगर इससे कंसेप्चुअल अगर हम बात करें तो पानी जो होता है उसकी डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 82 के आसपास। पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, और पानी को अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान रहे हैं तो उसका मतलब कि अधिकतर आयनिक कंपाउंड पानी के सॉल्युबल होते होंगे, तभी तो उसको मान रहे हैं अपन। तो ये हम डिसाइड नहीं करते, साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं। और जिस सॉल्वेंट का डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इस फॉर्मूले से देखने पे पता लगता है कि जो के है वो चार्जेस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेटिस एनर्जी पर कौन डोमिनेट करता है, डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू, यानी चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, के है। अगर लेटिस एनर्जी कम हो गया तो पानी के अंदर वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल होने का कारण क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। कि कोई आयनिक कंपाउंड अगर आप पानी आपने डिसोल्व किया है तो उसके अंदर नया सिस्टम बना रहा होगा ना, वो नया सिस्टम बना रहा है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो रहा है, उसके अंदर स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यानी कि रोल रहता है। ठीक है, तो पानी का जो डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट रुकना, हाँ। तो अगर किसी आयनिक कंपाउंड को हम पानी में डाल रहे हैं तो उसके अंदर वो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज होकर नया सिस्टम गेन कर रहा है, आयन डायमंड इंटरेक्शन हो रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी की आप बात कर रहे हो। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये लिखने की कोशिश करी है, ये बताया आपको कि जो के होता है डायरेक्ट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर सॉल्युबल व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेटिस एनर्जी, जिसके अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड को आपने पानी में डाला उसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है तो हाइड्रोजन डोमिनेट कर रही है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट कैसे चेक करेंगे कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को मैंने तोड़ा, हीट दिया, तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। लेकिन जब वो टूटा और गैसेस आयन में कन्वर्ट हुआ तो मैंने पानी में डिसोल्व करके देखा, और पानी के अंदर डिसोल्व करके देखा तो डेल्टा एच जो है वो माइनस में आ गया, हाइड्रोजन माइनस में आ गया। तो पहले जो आपने एनर्जी लगाई थी वो डेल्टा एच प्लस थी, और अब जो एनर्जी निकली वो डेल्टा एच माइनस है। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो माइनस में आएगा, तभी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। तो अधिकतर आयनिक कंपाउंड जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उसका कारण क्या होता है कि पानी की एक तो डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, और जो नया सिस्टम बनता है आयन डायमंड इंटरेक्शन का, उस वजह से लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल जाती है जो आपने एनर्जी लगाई थी। इस वजह से आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, अगर वो अधिकतर पानी के अंदर सॉल्युबल हो रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर लेटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी की लड़ाई कराई, जिसके अंदर देखा, पहले तो हमने रिलेशन देखा कि लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, फिर लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ एनायन। फिर दूसरा इधर भी देखा, जो लेटिस बोल रहा है वो हाइड्रोजन बोल रहा है। फिर हमने कांस्टेंट एनायन को रखते हुए एस ब्लॉक के जो कैटायन होते हैं उनके बारे में देखा, तो देखा कि डाउन द ग्रुप में लगातार साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लगातार साइज जब बढ़ रही है तो कैटायन है उसकी लगातार साइज बढ़ रही है, तो हाइड्रोजन एनर्जी लगातार क्या होगी, कम होगी। तो रैपिड डिक्रीज देखा गया हाइड्रोजन एनर्जी में। लेकिन लेटिस के अंदर लफड़ा ये है कि लेटिस के अंदर एनायन की वजह से डिफेक्ट आ सकते हैं। तो लगातार ऊपर से नीचे आने पर कुछ एनायन की वजह से जो लेटिस एनर्जी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आप लेटिस को यहाँ पे डोमिनेट नहीं मान सकते। और क्यों नहीं मान सकते उसके बारे में ऊपर आपने देखा भी सही, कोई आयनिक कंपाउंड अगर पानी में डिसोल्व हो रहा है तो हाइड्रोजन डोमिनेट कर रहा है, तभी तो आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो उसके अंदर। और जो के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेटिस के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार ऊपर से नीचे कैटायन की साइज लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कैटायन की साइज जो बढ़ रही है उसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन एनर्जी लगातार घट रही है, और एनायन भी अगर बढ़ता होगा तो भी हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती होगी, कम होती होगी। लेकिन लेटिस के अंदर लफड़ा ये है कि लेटिस डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं एनायन की वजह से, तो आप लेटिस को यहाँ पर डोमिनेट नहीं मान सकते। तो एक फैक्टर तो बोल रहा है कि लेटिस एनर्जी घटेगी ऊपर से नीचे आने तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और एक फैक्टर बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं एस ब्लॉक के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी में
कि ऊपर से नीचे आने पर लगातार कैटायन की साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो हाइड्रोजन एनर्जी लगातार क्या होती है, घटती है। तो रैपिड डिक्रीज देखा गया है हाइड्रोजन एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर लैटिस इफेक्ट का लफड़ा नहीं होता, डिफेक्ट वगैरह का लफड़ा नहीं होता है। तो लगातार ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, घटती है, तो सॉल्युटिविटी क्या होती है, घटती है। लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप में और सेकंड ए ग्रुप में कुछ ऐसे एनायन हैं जो कि लैटिस एनर्जी को कुछ ज्यादा ही कम कर देते हैं। इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और वो कौन कौन से एनायन है फर्स्ट ए ग्रुप में, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। और सेकंड ग्रुप में सारे एनायन वैसे ही हैं, बस कार्बोनेट की जगह कौन आ जाता है, ऑक्सीडेट आ जाता है। तो इन एनायंस को आपको याद करना पड़ेगा, जिनकी वजह से लैटिस एनर्जी कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो जाती है और सॉल्युटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप 3 लाइनें याद रखें कि डाउन द ग्रुप आने पर एस ब्लॉक के सॉल्ट में सॉल्युटिविटी क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि लगातार कैटायन की साइज क्या होती है, बढ़ती है, और एनायन भी इनके साथ क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अगर साइज बढ़ रही है तो साइज को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन जब कांस्टेंट नहीं मान रहा हूं तो एनायन की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट मान तब तो कोई लफड़ा है ही नहीं। और जब लैटिस की बात करें तो ऊपर से नीचे आने में कैटायन की साइज बढ़ती है, लैटिस कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनायन जो डिफेक्ट भी ला देते हैं आपके, जैसे फजान रूल, आयनिक कंपाउंड, कोलिन कटर, ऐसी बातें आ गई, तो फिर वहां पर आप लैटिस को डोमिनेट नहीं मान सकते। तो कुछ ऐसे एनायन है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, जो सॉल्युटिविटी करते हैं आपके, बढ़ा देते हैं। और सेकंड ग्रुप में भी फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की जगह कौन आ जाता है, ऑक्सीडेट आ जाता है, जो सॉल्युटिविटी को बढ़ा देता है। तो डाउन द ग्रुप आने पर सॉल्युटिविटी घटती है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्युटिविटी को बढ़ा देते हैं, और सेकंड ग्रुप में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सीडेट सॉल्युटिविटी को बढ़ा देते हैं। इसका कारण क्या है कि इन एनायनों के साथ जब कैटायन बॉन्ड बनाता है तो लैटिस एनर्जी में कुछ ज्यादा ही क्या देखा गया, डिक्रीजमेंट देखा गया, तो सॉल्युटिविटी की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है भैया, अब मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है। इनमें कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें भी थी जो मैंने आपको यहाँ बता दी, और फाइनली आपको ये तीनों बातें याद करनी पड़ेगी। डाउन द ग्रुप सॉल्युटिविटी घटती है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्युटिविटी को बढ़ा देते हैं। सेकंड ग्रुप में भी फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और ऑक्सीडेट सॉल्युटिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जब हम सॉल्युटिविटी के ट्रेंड देखेंगे तो कुछ हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। नाइस एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन तुम पिछली क्लास में मुझे बोलने का मौका देते ही नहीं थे, तुम बोलते थे तो मेरे को मैं समझा ही नहीं पाता था उसके अंदर कि ये ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझो। अब कुछ मुझे पॉइंट से उनकी जरूरत पड़ने वाली, एक और नोट लगाएंगे अपन सॉल्युटिविटी के ट्रेंड में। कि फर्स्ट कि जो देखो जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड वो पानी में डालने बनाते हैं आपके हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं आपके हाइड्रोक्साइड। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, CaO प्लस H2O, ठीक है, ये क्या बनाएगा ये पानी के अंदर, CaOH का होल ट्वाइस। तो ऑक्साइड जो होते हैं पानी में डालने पे बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। कैसे, ये कैल्शियम पे चार्ज +2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, पानी H+ और OH- है, तो ये H+ गया O-2 के पास, तो इसने बनाया OH-, तो मीडियम के अंदर टोटल क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी के अंदर डालने पर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है वो एसप्शन में देखा कि डाउन द ग्रुप आने पर सॉल्युटिविटी घटाता नहीं है, क्या करता है, बढ़ाता है। तो आपके सामने अगर ऑक्साइडों की सॉल्युटिविटी आ जाए तो आप ऑक्साइडों की सॉल्युटिविटी जो है हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग बताओगे, क्योंकि ऑक्साइड पानी के अंदर डालने पर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट में की जरूरत पड़ेगी मुझे कि ऑक्साइड्स कन्वर्ट हाइड्रोक्साइड in water. So solubility trends of oxide are similar to
आर सिमिलर टू हाइड्रोक्साइड। दूसरा एक ले रहा हूं मैं कैल्शियम सल्फाइड ले रहा हूं। पहली रिएक्शन देखिए मैंने CaO प्लस H2O बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। अगर मैं यहाँ कैल्शियम सल्फाइड ले लूं साहब, कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O ले लूं, अब ध्यान से देखना इधर, कैल्शियम सल्फाइड किसमें टूटेगा? कैल्शियम प्लस 2S-2, पानी किस टूट रहा है? H प्लस OH माइनस, तो S-2 के पास कौन आएगा? H प्लस, क्या बन गया? SH माइनस, और एक हो गया OH माइनस। तो कैल्शियम के पास दो एनायन आएंगे, तो एक तो बनाएगा ये Ca, कैल्शियम हाइड्रोसल्फाइड, मतलब इसे अपना हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड बोलते हैं इसको, SH माइनस को। तो कैल्शियम सल्फाइड को जब पानी में डालते हैं तो ये बनाता है CaSH का होल ट्वाइस, कैल्शियम 4+2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। बैलेंस कर देता हूं, ये 2 and 2। कहना चाह रहा हूं कि ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तब हाइड्रोक्साइड बनता है, और ऑक्साइडों की सॉलिडिटी का ट्रेंड किसके अकॉर्डिंग बताना है? हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग, यानी हाइड्रोक्साइड नीचे आने में सॉलिडिटी को बढ़ाएगा। इसी तरीके से जब सल्फाइड को पानी में डालते हैं तो वो भी हाइड्रोक्साइड बनाता है साथ में, तो इनका भी सॉलिडिटी का ट्रेंड किसके अकॉर्डिंग देना है आपको? हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग आपको देना है। तो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड इनकी जरूरत पड़ेगी हमारे को अंदर, कि सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स आर सिमिलर टू हाइड्रोक्साइड। ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट, हालांकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम ही है। देयर आर ओनली 5 बाइकार्बोनेट आर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। देयर आर ओनली 5 बाइकार्बोनेट। हो सकता है कि आपको वीक फोर्स के अंदर इनके बारे में बता दिया गया हो, और नहीं बताया गया तो मैं सॉल्ट में आपको बता दूंगा, सॉल्ट का जब चैप्टर आएगा। देयर आर ओनली 5 बाइकार्बोनेट which exist in solid form, first है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट। आप सोच रहे इसमें से लिथियम कहाँ गया? जो लिथियम बाइकार्बोनेट उसी के लिए लिखा है मैंने। जो लिथियम बाइकार्बोनेट मिलता ही पानी में है। कहाँ मिलता है? लिथियम बाइकार्बोनेट LiSSCO3 एग्जिस्ट इन वाटर, उसी के लिए कहानी लिखाई मैंने। फोर्थ एक्सेप्शनल केस है। आगे इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के बाद आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर आप पढ़ोगे, जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा डिटेल में। बेरिलियम फ्लोराइड प्लस H2O बनाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स बनाता है BeH2O का होल 4 बाहर F2। तो कहना क्या चाहता हूं कि बेरिलियम फ्लोराइड को जब पानी में डालते हैं तो ये टूटता है। ध्यान से देखना, ये एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं मैं जो आगे काम आएंगे। बेरिलियम +2 2F- में टूटता है। बेरिलियम +2 का मतलब हो गया, बेरिलियम का न्यूट्रल फॉर्म के अंदर कन्फिग्रेशन होता है 1:2:2। 1s को जान दो बाहर में, वैलेंस शेल से मतलब है। तो उसके बाद 2s खाली हो जाता है और 2p खाली रहता ही है। तो जैसे BF2 को पानी के अंदर डालते हैं तो साइज छोटी होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो है इस पर अटैक कर जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। और H2O
ठीक है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे? 4, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेरिलियम फ्लोराइड को जब पानी में डालते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड का जो पानी में डालते हैं, बेरिलियम की साइज छोटी होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रेशन होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रेशन होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं एक्स्ट्रा में पानी के, तो इसकी सॉलिडिटी एक्सेप्शनली कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेरिलियम +2 है, तो हाइड्रेशन कैसे हुआ? हाइड्रेशन तो ऐसे हुआ ना कि आप इसको तोड़ोगे तो टूटेगा, BeH2O का होल 4 बाहर चार्ज +2 + 2F-, तो ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो हाइड्रेशन तो हो ही गया, साथ में एक्स्ट्रा में क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम पे चार्ज डेंसिटी +2 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इस पर अटैक करके हाइड्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये नेक्स्ट क्लास में आप, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो एक्स्ट्रा में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, तो इसकी सॉलिडिटी एक्सेप्शनली अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा हो जाती है। कहना क्या चाह रहा हूं और अच्छी तरह देखो, कि आपसे बोला जाए कि बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2 की सॉलिडिटी बताओ। तो मैंने बोला कि सेकेंडरी ग्रुप के अंदर फ्लोराइड एसेप्शन में होता है, जो सॉलिडिटी को घटाता नहीं, क्या करता है? बढ़ाता है। वैसे तो नीचे आने पे सॉलिडिटी घटती है, या पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और ऑक्सीडेट सॉलिडिटी को बढ़ा देते हैं सेकेंडरी ग्रुप में, तो नीचे आने पर सॉलिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका ऑर्डर ये जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। सबसे ज्यादा सॉलिडिटी किसकी होती है? बेरिलियम फ्लोराइड की, क्योंकि बेरिलियम जो है उसकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से चार्ज डेंसिटी, साइज छोटी है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, न्यूक्लियस करते हैं बाहर की तरफ ज्यादा, तो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर अटैक करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सही ऑर्डर क्या है? MgF2, CaF2 एक्सेप्शन है ये, SrF2 और BaF2। जहां एक्सेप्शन बता रहा हूं वहीं एक्सेप्शन लगाना है, और जगह नहीं लगाना है। और BeF2 कारण क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन वाटर इज वेरी फास्ट। एक्सेप्शन में बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, याद करना पड़ेगा, रीजन बता दूंगा मैं आपको। इसी के साथ साथ एक और एक्सेप्शन है, इसके अंदर फर्स्ट था, ये तो सॉरी 4th नंबर के पॉइंट में फर्स्ट है। इसी तरह से ऑक्सिलेट, सेकंड की बात करें अपन ऑक्सिलेट की, BeC2O4, MgC2O4, CaC2O4, SrC2O4 और BaC2O4। तो इसके अंदर भी ऑक्सिलेट आता है सेकेंडरी ग्रुप में, ऑक्सिलेटिव सॉलिडिटी को बढ़ाएगा, तो ऑर्डर आपका यही जाना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर भी क्या होता है? गलत होता है। जो सही ऑर्डर है वो क्या है? MgC2O4, फिर CaC2O4, फिर SrC2O4, फिर BaC2O4, सबसे लास्ट में कौन आएगा? BeC2O4, ये यहां जाएगा सबसे लास्ट में। तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम ऑक्सिलेट की सॉलिडिटी अपने ही ग्रुप के अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हाइड्रेशन तो होगा, लेकिन साइज छोटी होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, अट्रैक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है यहाँ। तो ये कहानी है। अब इसके ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो क्या क्या होगा? देखो सॉलिडिटी ट्रेंड मैं एक बार समझा देता हूँ, आंसर नीचे है सारे के सारे आपके वैसे तो। यार इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, 13 नंबर में 14 नंबर है ना, कि ऑक्साइड भी है ना,
14 नंबर इसमें ऐड कर देता हूं। BeO, MgO, CaO, SRO और BaO, ये लास्ट में ऐड कर देते हैं। यहाँ भी 14 नंबर बढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत करो। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले ऑक्साइड पानी में डालने पर बनाता है हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड है वो नीचे आने पर सोल्टी को घटाता नहीं करता है, बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा सोल्टी किसकी होगी? BeO के कंपैरिजन में MgO, फिर CaO, फिर SRO और BaO। चलो आपको चेक करने का मौका मिल रहा है, आप चेक करके मुझे बताओ क्या कहानी है। फर्स्ट वाला मैं फिर बोल रहा हूँ, 3 लाइनें मेरे साथ याद करो। डाउन द ग्रुप में सोल्टी क्या होती है? घटती है, क्योंकि लगातार ऊपर से जब हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेटेस्ट डिफेक्ट लफड़ा नहीं होता। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में कौन? याद करो मेरे साथ, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट सोल्टी को बढ़ा देते हैं। उसका एक्सपेरिमेंटल रीजन देखा है कि डाउन द ग्रुप में इन आयनों के साथ में लेटेस्ट एनर्जी कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो जाती है तेजी से। और सेकंड ग्रुप में कौन कौन? फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सिलेट सोल्टी को बढ़ा देते हैं। यहाँ भी वही कारण है कि नीचे आने पर जो लेटेस्ट एनर्जी कुछ ज्यादा ही घट जाती है इसका मतलब हाइड्रोजन एनर्जी के, तो फिर सोल्टी क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी लेटेस्ट डिफेक्ट आ गया, टूट गया फटाफट से। चलो बताओ फर्स्ट वाले में सल्फेट ऑफ AeM, सल्फेट क्या एक्सेप्शन में है? क्या नहीं है? तो बताओ सल्फेट डाउन द ग्राउंड सोल्टी बढ़ाएगा घटाएगा? सल्फेट सोल्टी को बढ़ाएगा घटाएगा? जल्दी बोलो यार। सल्फेट सोल्टी को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। सल्फेट एक्सेप्शन में कहा है? घटाएगा। तो बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। तो नीचे आने पर सोल्टी क्या होगी? इनके सल्फेट की क्या होगी भैया? घटेगी। ये सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन होगा? ये वाला होगा, ट्रेंड होगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों एक साथ है। बताओ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या तीनों एक्सेप्शन में है? क्या तीनों एक्सेप्शन में है? क्या नहीं है। तो नीचे आने सोल्टी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी यहाँ पर भी, यानी कि AeM। यहाँ पे भी ऑर्डर वही जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। कार्बोनेट, बताओ कार्बोनेट सोल्टी को बढ़ाएगा घटाएगा? जल्दी बोलो। कार्बोनेट, गलत जवाब। कार्बोनेट बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। अरे कार्बोनेट को मैंने फर्स्ट ग्रुप में लिखा है, सेकंड ग्रुप में तो ऑक्सिलेट है। तो थर्ड वाले में कार्बोनेट जो है वो सोल्टी को क्या करेगा? घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। थायोसल्फेट, ये हो गया कार्बोनेट जो है सोल्टी को करेगा घटाएगा, यानी कि BE सबसे ज्यादा होगा एज टू BA के, ऐसे ऑर्डर आएंगे बीच में। थायोसल्फेट होता है H2O3-2 होता है। बताओ सोल्टी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा, ये भी एक्सेप्शन में नहीं है। सल्फाइड होता है SO3-2, बताओ बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। ब्रोमाइड सोल्टी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। जो एक्सेप्शन में नहीं है वो सब घटाएंगे डाउन द ग्रुप आने पर। कार्बोनेट ऑफ AeM और बाइकार्बोनेट, बताओ AM, कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन मेटल और बाइकार्बोनेट एल्कलाइन मेटल बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ाएंगे, वेरी गुड। ऑक्सिलेट सोल्टी को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेरिलियम एक्सेप्शन में होगा, बेरिलियम एक्सेप्शन में होगा। बेरिलियम सबसे ज्यादा होगा, बताया था ना ऊपर, ये 8 नंबर में देख लो आप, बेरिलियम सबसे ज्यादा है, देख रहे हो? हेलो, अभी बताया था ना यार, ये एक्सेप्शन सेकंड नंबर का, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। चलो 9th वाले में हाइड्रोक्साइड बढ़ाएगा घटाएगा? सोल्टी याद करो, बढ़ाएगा। हाइड्रोक्साइड बढ़ाएगा। फ्लोराइड, फ्लोराइड 11th में बढ़ाएगा। अरे बढ़ाएगा ना, फ्लोराइड तो बढ़ाता है ना, फ्लोराइड बढ़ाएगा। फ्लोराइड यहां पे भी बढ़ाएगा। क्लोराइड ऑफ एल्कलाइन मेटल 13 बताओ क्लोराइड बढ़ाएगा घटाएगा? क्लोराइड बढ़ाएगा घटाएगा? क्लोराइड 13 में
बढ़ाएगा, और नीचे वाला ये रहा। तो इनके आंसर जो है जो ऊपर से नीचे की तरफ ये भी आ गए, ठीक है। लेकिन 13 वाला इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है यार, 13 वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। 13 इसमें ये ऑर्डर में गलत है, इसको मैं काट रहा हूँ। इस पे तो ऑर्डर ये लिखना एक्सेप्शनल केस है ना, ये 13 वाला एक्सेप्शनल केस है। ये कुछ गड़बड़ है, इसका जो सही ऑर्डर है वो है LiCl, फिर आएगा सीजियम क्लोराइड, फिर RbCl, फिर NaCl और KCl। एक्सेप्शन है इसके अंदर 13 वाले में, क्लोराइड सोडियम को घटाता है लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है, ठीक है। अब रुको, इसमें एक पॉइंट और बाकी है। ये 7th वाले में अपन ने पूछा है ना कि कार्बोनेट ऑफ AM एंड बाइकार्बोनेट ऑफ AM सॉलिडिटी में, तो इसके अंदर ये लिथियम बाइकार्बोनेट सबसे बताना सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लिथियम बाइकार्बोनेट मिलता ही कहाँ है, लिथियम बाइकार्बोनेट मिलता ही कहाँ है, ओनली 5 बाइकार्बोनेट आर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो बाइकार्बोनेट सॉलिडिटी को बढ़ाएगा, बढ़ गई, लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट की एक्सेप्शनली सॉलिडिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि मिलता ही कहाँ है ये, पानी में। हेलो, अरे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और 13 वाला थोड़ा ऑर्डर इसके अंदर पहले से गलत दिखा हुआ था, उसमें एक्सेप्शन कैसे। 14 वाले में ऑक्साइड पानी में डालने पे क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, तो नीचे आने सॉलिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? 14 में बढ़ेगी। तो ये बातें थी जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट याद भी करने पड़ेंगे, कुछ समझने ही पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में आप अगर पॉइंट याद किए हुए हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा, फटाफट सवाल बन जाएगा, टाइम लगे कुछ नहीं है। बस अब आपको यार फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में ये तो पता हो कि एलिमेंट कौन से आते हैं, अब यही पता नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता भैया। तो मैं आपको इनको सेंड कर दूंगा, और जो एक्स्ट्रा मैंने लिख दिए ना आंसर में, उनको भी आप लिख लेंगे। 13 में मैं स्टार लगा देता हूँ, ये एक्सेप्शनल केस है यार, ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं और फंडे लगाना आप सीखो। होमवर्क अगली क्लास का होमवर्क है कि आप, मैं इसको टॉपिक को खत्म करता हूं, आगे MOT की तरफ चलूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप NCERT से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के आओगे 11th क्लास की NCERT से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेन JEE एडवांस। सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, समझ में आए या ना आए, सबको IIT की कसम है कि आप सबके सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के आओगे 11th क्लास की NCERT से या अपनी शीट से, शीट में भी हमने दे रखा है, ठीक है। होमवर्क दूं शीट में? हेलो, या MOT पढ़ के आओगे बताओ? चलो मैं शनिवार को दे दूंगा आपको होमवर्क पे शीट में, लेकिन आप इस क्लास में आप MOT अच्छी तरह से पढ़ के आए, है ना। MOT आप पढ़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हमने क्या पढ़ा भैया? अभी मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, आज हमने क्या पढ़ा भाई? कि थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर, यार ऐसे मत करो यार, थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर जब मोनो एटॉमिक एनायन होता है तो आंसर किससे देते हैं? लैटिस एनर्जी से। और जब पॉली एटॉमिक एनायन होता है तो आंसर किससे देते हैं? आयनिक कैरेक्टर से। सॉलिडिटी के अंदर देखा कि और जब कोवेलेंट कंपाउंड आ गया, और जब कोवेलेंट कंपाउंड हो गया तो आप मोनोवेलेंट और पॉलीएटॉमिक मत देखना एनायन, वहां दोगे आंसर बॉन्ड एनर्जी से या बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। फिर आज हमने सॉलिडिटी पढ़ी कि अधिकतर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल है, और कोई आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हो रहा है तो आपको आंसर किसे देना चाहिए? हाइड्रोजन एनर्जी देना चाहिए। तो ऊपर से नीचे आने पर हमने देखा कि हाइड्रोजन एनर्जी लगातार घटती है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट लफड़ा नहीं है, लेकिन
लफड़ा होता है इसमें से लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर लगातार जो है घटती नहीं है, कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन एनर्जी लगातार घटने की वजह से एस ब्लॉक के सॉल्ट में ऊपर से नीचे आने पर जब एनायन कांस्टेंट है तो आपके सॉल्ट क्या होती है, घटती है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट लैटिस एनर्जी को कुछ ज्यादा ही डिक्रीज कर देते हैं, तो इसलिए सॉल्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। और सेकेंड ग्रुप में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सलेट सॉल्ट को करते हैं सॉल्ट को बढ़ा देते हैं ड्यू टू रैपिड डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। ऑक्साइड पानी में डालने पर क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट मिलता ही कहाँ है, पानी में मिलता है, इस वजह से उसकी सॉल्युटिलिटी अपने ग्रुप के अंदर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम ऑक्सलेट जो होते हैं अपने ग्रुप के अंदर सॉल्युटिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड और ऑक्सलेट और फ्लोराइड सॉल्युटिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम ऑक्सलेट की सॉल्युटिलिटी अपने ग्रुप के अंदर ज्यादा होती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऑक्साइड हो चाहे सल्फाइड हो, ये पानी के अंदर डालने पर बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इनकी सॉल्युटिलिटी का ट्रेंड भी किस अकॉर्डिंग देना है, हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग आपको देना है। तो अगली क्लास में आप एमओटी की थ्योरी आप पढ़ के आएंगे, किसको जो भी पूछना है पूछ लो भैया। फाइनली आपको ये ट्रेंड याद करनी ही पड़ेंगे। बोलो भाई। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ सर, एमओटी पढ़ कर आएंगे सर। हाँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आज की क्लास में मजा आ गया। अरे मजा तो पहले भी आ रहा था, लेकिन तुम मेरे को डिस्टर्ब इतना कर रहे थे, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं देते तुम। सर सीट से होमवर्क कब दीजिएगा? अगली क्लास में दूंगा। आज मैंने एमओटी पढ़ने को दिया है ना आपको, मॉलिक्यूलर थ्योरी। सर आज एमओटी पढ़ के आओ, पढ़ के जरूर आना, फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है सर। समझ में आए या फिर भी पढ़ के आओ। सर पिछले क्लास में एक डाउट है। बोलो सर, एक बार आपने वो हाफ बॉन्ड बताया था ना, तो सर वो समझा नहीं। अरे हाफ बॉन्ड एमओटी में क्लियर हो जाएगा वो। उसपे कहानी है मैंने बताई थी एनओ के अंदर, कि वो जो एनओ के अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भाई मैंने 2 टेबल बनाई थी। एक बनाया था कि जिसमें मैंने 2 टेबल बनाई थी, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। मैंने टेबल बनवाई थी कि कुछ डायमेंशन में आसानी से चले जाएंगे, कुछ डायमेंशन में आसानी से नहीं जाएंगे। जो डायमेंशन में आसानी से नहीं जाएंगे तो उसमें एनओ का एग्जांपल लिया था अपन ने। तो एनओ का जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो जैसे बॉन्ड बनाने उधर जाता था, किसी एक से रिपेल हो जाता है सेम स्पिन वाले से, तो वहां एक इलेक्ट्रॉन बचता है, उसकी वजह से उसका बॉन्ड ऑर्डर अपन 0.5 मानते हैं। ये और भी ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर कहां पे होगा, एमओटी में होगा। वो वीबीटी उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर थोड़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ डाउट है, तो क्या होगा उसका सर? तो रात में 9 से 10 के बीच में कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। बोलो सर, आपके कॉन्टेक्ट नंबर दिए तो थे क्लास में मैंने। सर वो हमारी क्लास में नहीं थे सर, वो हम दूसरे बैच से हमें मर्ज किया गया है सर। कौन से बैच में तुम? सर T88D1। तो उसमें तो बताया था, लिख ले 988788। 1 सेकंड सर। 9887880354। और ये नोट्स भी नोट करना कॉपी के अंदर, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। 9887880354। ठीक है, ओके, थैंक यू। एमओटी पढ़ के आना।